नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग 7 जनवरी 2022 का ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत सामान्य अध्ययन यानी कि सीटेट एसएसटी के 60 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस क्लास में। दोस्तों इसके पहले 8 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर सॉल्व करिए क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर अपने आप को कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अच्छा स्कोर करिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ पर 31 क्वेश्चन नंबर दिया गया है। मैनू स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त है जिसमें मेनू शब्द का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है मनुष्य, सेकेंड है हाथ और हस्त, ऑप्शन थर्ड है लेक, ऑप्शन 4 है बुद्धि। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, हाथ और हस्त। इसका राइट जवाब बनेगा। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जो पांडुलिपियों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसमें मेनू शब्द का अर्थ हाथ और हस्त होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है। निम्नलिखित कथनों A, B, C और D महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, यह लोहे से बना हुआ है। ऑप्शन बी है इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर है। ऑप्शन सी है यह आज से करीब 1800 साल पहले बना था। ऑप्शन डी है इसका वजन 3 टन के बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ए और बी सही है, ए और डी सही है जबकि बी और सी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वो विदेशी तीर्थ यात्रा जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया वह था। तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग, ऑप्शन सेकेंड सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है। महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए। ऑप्शन फर्स्ट है जमीन के आधिपत्य के लिए, ऑप्शन सेकेंड है उपलब्धियों को अंकित करने के लिए, ऑप्शन थर्ड है परिवार में जन्म के लिए, ऑप्शन 4 है कब्रगाहों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, कब्रगाहों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 35, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट है वर्धमान महावीर, सेकेंड है ऋषभदेव, थर्ड है गौतम बुद्ध और चौथा है शंकराचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड गौतम बुद्ध इसका सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 36, संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संघ के संदर्भ में आपको सही विकल्प का चयन करना है जो इनमें से सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 37 है। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पर है झूम खेतीहरों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतीहरों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए गलत है परंतु बी सही यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्न कथनों ए एवं आर को पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है रीढ़ और मुंडरों का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए। ऑप्शन बी है रीड और मुनरो को लगता था उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल विद्यालय खोला। ऑप्शन बी है पंडित रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की। सी ऑप्शन है बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल विद्यालय खोला। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। केवल ए और सी
ऑप्शन सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विरुद्ध एवं संवाद दलील है? तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, महिलाएं कुदरती तौर पर भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। ऑप्शन सेकेंड है, अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो। ऑप्शन थर्ड है, महिलाएं कुदरती तौर पर कम समझदार होती हैं। ऑप्शन फोर है, बहुत सी महिलाएं अपने पति की मृत्यु उनके साथ ही अपने मरने की इच्छुक हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड, अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ए और आर कथनों पर विचार आपको करना है। अभिकथन ए दिया गया है, पूरी 19वीं शताब्दी में अधिकतर महिलाओं की पढ़ाई घर पर ही हुई। कारण आर है, 19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पर जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है? यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट जवाब हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का असम राज्य से अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट में जो दिया गया है। दक्कन उपद्रव यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में है, महाराष्ट्र में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन समूचे भारत में हुआ था, यहाँ पर खिलाफत आंदोलन है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करेंगे दोस्तों। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय थीम किसके बारे में है? ऑप्शन फर्स्ट है, ब्रिटिश भारत सरकार के अभिशासन और प्रबंधन संचालन। सेकंड है, औपनिवेशिक काल में मुख्यतः बुनकरों को दिए जाने वाले वेतन के भुगतान। थर्ड ऑप्शन है, भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश शासन राज्य के आर्थिक प्रभाव। चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और सुविधाओं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक थीम भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के बारे में है। और इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत करके बताया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 है, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्री रामुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया जिस पर उसकी मृत्यु हो गई? तो क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, तेलुगु। गांधी जी श्री पुट्टू श्री रामुलु ने मद्रास से अलग एक तेलुगु भाषा राज्य के लिए आमरण अनशन किया। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 की उनकी मृत्यु हो गई। नतीजन सरकार ने दबाव में आकर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, सही मिलान कीजिए। आपको सही मिलान करना है। एक तरफ बी कॉलम है, एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। इसका ए से बी से मिलान करना है। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। क्या बनेगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से, घूर्णन। ऑप्शन बी है, सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी का घूमना। तो राइट मिलान हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट से, परिक्रमण। ऑप्शन सी है, ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन। फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, प्रदीप्त वृत्त। और ऑप्शन डी यहाँ पर है, पृथ्वी पर बराबर रात और दिन होने का जो समय है, यह ऑप्शन थर्ड सेकेंड से हो जाएगा, विश्व। तो यहाँ पर सही विकल्प की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, एक बच्चा समय क्षेत्रों का मानचित्र पढ़ते हुए सवाल पूछता है कि मानचित्र पर +5, -5, +3, -3 आदि क्यों अंकित किए गए हैं? बच्चे के इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करने के लिए शिक्षिका को कक्षा में चर्चा में निम्न में से क्या क्या शामिल करना चाहिए? तो
तो यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया गया अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र, बी है स्थान विशेष के देशांतर की ग्रीनविच के से तुलनात्मक स्थिति, ऑप्शन सी है स्थान विशेष के अक्षांश की ग्रीनविच से तुलनात्मक स्थिति। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ऑप्शन बी है ताप कटिबंधों का वर्गीकरण देशांतरों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी है शीत कटिबंध से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम तापमान ताप देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, केवल सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम ताप देती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में मानक समय की थीम पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन से प्रत्यय इस चर्चा हेतु सबसे अधिक उपयुक्त होगा या होंगे। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्थान विशेष का अक्षांश, ऑप्शन बी है स्थान विशेष का देशांतर, ऑप्शन सी है स्थानीय समय, ऑप्शन डी है ग्रीनविच के साथ स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा बी, सी और डी। बी, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, निम्न में से बेमेल को छांटिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो बेमेल है उसका चयन करना है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन 4, ज्वारी वर्षा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। ऑप्शन बी है पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड, दोनों ए तथा बी सही जवाब बनेगा दोस्तों। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन हेतु इसके निम्न कारण जिम्मेदार होते हैं। पहला, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है, और दूसरा पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शंस सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है निम्न ज्वार नौसंचालन में सहायक होता है। सेकेंड ऑप्शन है महीने में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तथा तट से पीछे चला जाता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। ऑप्शन 4 है सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ऑप्शन 4 सही जवाब बनेगा दोस्तों। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री जल का ऊपर उठकर स्थल की ओर आना ज्वार कहलाता है, जबकि नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ऑप्शन बी है वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी दिया गया है वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए तथा बी सही ऑप्शन इसका बनेगा। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में कमी आती है। वायुमंडल का घनत्व समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। वायु की सभी परतों द्वारा समुद्र तल पर लगाए गए भार को वायुदाबीय वायुमंडल का घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53, समुच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया गया मृदा आवरण को बचाने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। सेकंड है तीव्र ढालों पर सपाट सतह बनाई जाती ताकि मृदा अपरदन कम हो। थर्ड ऑप्शन है पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए की प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है। 4 है समुच्च रेखाओं पर पत्थरों घास मृदा की रोधिकाएं बनाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, समुच्च रेखाओं पर पत्थरों घास मृदा आदि की रोधिकाएं बनी होती हैं।
माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों जल के तेज बहाव को अवरुद्ध करने के लिए बनाई जाती हैं ताकि मृदा का अपरदन कम हो। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 है, माफ कीजिएगा। ऋतु प्रवास के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। ऑप्शन बी है ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का उदाहरण है। ऑप्शन सी है ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं। तो 54 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर में थर्मल पावर प्लांट स्थित है। जबकि नरौरा की बात करें तो नरौरा और कल्पक्कम में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है और मणिकरण में भू तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, तारापुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, एक प्रारंभिक या माध्यमिक स्तर की कक्षा में खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों में से क्या प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है पुनः प्रयोग, ऑप्शन बी है नवीनीकरण, ऑप्शन सी है कम प्रयोग, ऑप्शन डी है पुनर्चक्रण। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 56 का यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन 4, ए बी सी और डी इसका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। खनिज संरक्षण के लिए पुनः प्रयोग, कम प्रयोग, पुनर्चक्रण, संकल्पनाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, कपास की फसल के बारे में निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन ए है इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है इसे बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए सही जवाब बनेगा। कपास की फसल के लिए इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। इसे बहुत ही कम वर्षा की आवश्यकता होती है तथा फूल खिलते समय वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कपास के लिए काली मृदा सर्वोत्तम होती है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। कपास की खेती किस मृदा में की जाती है, तो काली मृदा इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, नौका दौड़ भारत के किस त्यौहार से जुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर जो बनेगा ऑप्शन सेकेंड, ओणम। नौका दौड़ केरल के ओणम त्यौहार से जुड़ा हुआ है। ओणम का अर्थ होता है श्रावण, और श्रावण में इस त्यौहार को फसलों के तैयार होने पर खुशी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 59, लद्दाख के बारे में कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये है, लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर करते हैं। कारण आर है, इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती फिर भी जमीन धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड, ए सही है परंतु आर गलत है। लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर रहते हैं। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, यहाँ वर्षा न होने के बराबर होती है। यहाँ की ज़मीन भी कृषि है तो उपयुक्त नहीं है क्योंकि सारा क्षेत्र पहाड़ियों में शीत मरुस्थली है। क्वेश्चन नंबर अगला 60 की हम बात करेंगे, भारत की संसद में शामिल है। तो आपको बताना है भारत की संसद में इनमें से क्या शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन सेकेंड है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। थर्ड है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और फिर भी संसद का अभिन्न अंग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला 61, दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन यह है, सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्र करती है। कारण आर है, सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें भी बाजार से खुद खरीद नहीं सकते, जैसे स्वास्थ्य देखभाल। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपको आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्रित करती है और इस धन से सरकार गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी कुछ मूलभूत सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें वे बाजार से स्वयं नहीं खरीद सकते। इसके अलावा सरकार के कार्य संचालन के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है। यहाँ पर कॉल सेंटर किसे कहते हैं।
तो आपको बताना है दोस्तों, पहला ऑप्शन है दूरभाष सेवा प्रदाताओं के प्रशासनिक कार्यालय। ऑप्शन सेकंड है उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाले केंद्रित कार्यालय। थर्ड है पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीयू का एक आधुनिक रूप, बड़े पैमाने पर बनाए गए साइबर कैफे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाले केंद्रित कार्यालय, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बाजार अर्थव्यवस्था में उसके सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है जिनिंग मिलें रुई को साफ करती हैं तथा उनके गट्टर बनाती हैं। ऑप्शन बी है बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। सी है सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती हैं और सूत के व्यापारी को सूत बेचती हैं। सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट ऑप्शन बनेगा सेकेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा। ए, सी, डी और बी इसका सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 64, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर बलराज मधोक द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी और इसने 1952 के संसदीय चुनाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित 3 सीटें जीती थी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है। महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज़ उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका इनमें से दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन। अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का बहुत ही शक्तिशाली सार्वजनिक तरीका जो होता है रैलियां और प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है। फातिमा खेतिहर मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 8 राजकीय अस्पतालों ने उन्हें दाखिल करने से मना कर दिया। वह न्यायालय में अपने किस अधिकार हनन की दलील लेकर जा सकती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार में ही आपातकाल में स्वस्थ देखभाल का अधिकार भी निहित है और किसी अस्पताल द्वारा मनाही करने पर अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जीवन के अधिकार के हनन की दलील लेकर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 67 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल्य अंतर्निहित होते हैं? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 बनेगा, राष्ट्रीय मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। ऑप्शन 4 सही जवाब बन जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया अंतर्निहित हैं। कुछ मूल्य हैं समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 68, भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। यह संदर्भित करता है एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को। सेकंड है न्यायपालिका संविधान के दुभाषीय के रूप में मौलिक अधिकारों के संरक्षण। ऑप्शन 4 है खुला परीक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 है। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप काफ़ी कमी आई है, जो कहता है। पहला ऑप्शन है सभी पुराने वाहनों को नए वाहनों से बदलना जाना चाहिए। सेकेंड है डीजल का उपयोग करने वाली सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी पर स्विच किया जाना चाहिए। तीसरा है डीजल कारों की संख्या में भारी कमी, सभी वाहनों को सड़क पर प्रदूषण नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी के नाम से जाना जाता है पर स्विच किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। ऑप्शन बी है उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति परंपराएं इसी का उदाहरण है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ तथा बंगाल और असम की शक्ति परंपराएं इसका उदाहरण है, जो कि काफ़ी हद तक आदिवासियों की धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित होती हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 है, भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्न में से किस विषय पर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, न्याय, परस्ता और बराबरी में अंतर, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करती हैं। तो राइट जवाब जो बन जाएगा ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा दोस्तों। भारतीय संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है, इस पर चर्चा करना राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करेगा। समीक्षात्मक चिंतन से तात्पर्य होता है जिसमें समीक्षा की गई हो, सम्यक मूल्यांकन किया गया हो और समालोचना की गई हो। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है शैल भूत मैग्मा, सेकेंड है बहिर्जात बल, थर्ड है स्थल मंडल, 4 है उपकेंद्र। तो यहाँ पर राइट जो जवाब बनेगा ऑप्शन सेकेंड, पहला और थर्ड, शैलभूत मैग्मा और थर्ड है स्थल मंडल। भूकंप पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं। भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले शैलभूत मैग्मा स्थल मंडल के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। प्रथम के अंदर गर्त तप्त तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है दोस्तों। मैग्मा जब धरातल पर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है, समाचार पत्र के एक लेख में बताया गया कि एक नियोक्ता ने उम्मीदवारों से पूछा कि वे किस राज्य से हैं और उसके अनुसार निर्णय लिया कि उनका साक्षात्कार लेना है या नहीं। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन है। ऑप्शन फर्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सेकेंड है रोजगार का अधिकार, थर्ड है बराबरी का अधिकार, 4 है स्थानीय लोगों के लिए सकारात्मक विभेद। तो क्वेश्चन नंबर 74 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही जवाब बनेगा, बराबरी का अधिकार सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पर, श्री कमल अपने छात्रों को सामाजिक विज्ञान की अवधारणा समझाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे कम प्रासंगिक है। तो सबसे कम प्रासंगिक विकल्प का चयन आपको करना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4, एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र जिसमें बताया गया है कि वे किन मुद्दों पर काम करेंगे। ऑप्शन 4 सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय चयनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके पढ़ाया जाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 76 का यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय मैदानों में मिट्टी का निक्षेप, रचनात्मक दृष्टिकोण से जल संरक्षण, वनों की महत्व एवं उपयोगिता तथा भारत में विभिन्न मौसम इत्यादि को पढ़ाया जाना अधिक उपयुक्त और प्रासंगिक होगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 77 है, एक भूगोल शिक्षक समुद्र की धाराओं पर एक पाठ शुरू कर रहे हैं। शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय से प्रारंभ कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है स्थल मंडलीय प्लेटें, सेकेंड है अक्षांश, ऑप्शन थर्ड है जलचक्र, ऑप्शन 4 है वायु। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा 4 वायु। समुद्री धाराओं पर पाठ शुरू कर रहा शिक्षक वायु से विषय प्रारंभ कर सकता है क्योंकि सागरी धाराओं के निर्माण और संचालन में वायु का भी महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, हरित प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट, गर्म दिनों में खड़ी कारें, इसका राइट जवाब हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सीखने हेतु सबसे उपयुक्त उदाहरण गर्म दिनों में धूप में खड़ी कारें। ये कारें सौर विकिरण द्वारा अंदर से बहुत अधिक गर्म हो जाती हैं जो हरित प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 79 यहाँ पर है, मुगलों के अधीन वास्तु विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, मुगल शासकों ने स्मारकों के निर्माण के लिए सामग्री कैसे क्रय की। भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया। थर्ड ऑप्शन है, मुगल वास्तुकला और पारसी वास्तुकला के बीच क्या समानताएं हैं। फोर्थ है, शाहजहां की वास्तुकला उपलब्धियां कौन सी थीं। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, कक्षा में एक छात्र कहता है, खिलजी और तुगलक के समय में बंदागनों
या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबार में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर हो जाएगा आगमनात्मक तर्क, ये ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है दोस्तों, आगमनात्मक तर्क का प्रयोग कर रहा है दोस्तों। तर्क की जिस प्रक्रिया में एकांकी प्रक्षेपणों के ज्ञात तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है, आगमनात्मक तर्क कहलाता है। तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पहुंचा जाता है तो उसे निगमनात्मक तर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है। मॉल में अध्ययन यात्रा के बाद अर्थशास्त्र की शिक्षिका सुश्री राबिया ने अपने एट कक्षा के 3 छात्रों को कहते हुए सुना। छात्र फर्स्ट, मॉल सार्वजनिक सुविधाएं हैं, आखिर सभी को उनमें प्रवेश करने की अनुमति है। छात्र सेकेंड, नहीं, मॉल निजी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं, वे उनसे लाभ कमाते हैं। छात्र थर्ड, यह सच है, लेकिन यदि वे लाभदायक हैं तो सरकार उन्हें क्यों नहीं चलाती? अवधारणात्मक स्पष्टता के आधार पर छात्रों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने में शिक्षिका की सहायता करें। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 है, तो इसका राइट जवाब जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन सही जवाब बनेगा। छात्र फर्स्ट, उसके बाद छात्र थर्ड और छात्र सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 82, एक शिक्षिका अन्य देशों के साथ भारत संबंधों के बारे में छात्रों को पढ़ाने के लिए संसाधन के रूप में आंकड़ों से समृद्ध एक शैक्षिक लेख का उपयोग करना चाहती, परंतु कक्षा के दौरान शिक्षक और छात्रों को एक ऐसा अनुच्छेद मिलता है जो एक पड़ोसी देश को अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण में चिंतित करता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? तो यहाँ पर राइट आंसर का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 82 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। छात्रों के साथ अनुच्छेद का विश्लेषण करें जहां वे देश के बारे में बनाई गई अवधारणाओं या दिए गए तथ्यों पर चर्चा और बहस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 83 है। किस टॉपिक को पढ़ाते समय इतिहास शिक्षक को एक विशेष अनुच्छेद मिलता है जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है? इतिहास के शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन फर्स्ट, छात्रों के साथ अनुच्छेद का विश्लेषण करें और संदर्भ पुस्तक में बनाई गई धारणाओं पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर अगला 84 है। इतिहास के शिक्षक अपने छात्रों को हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत होगा? ऑप्शन फर्स्ट है रोमिला थामर की पुस्तक ईयरली इंडिया, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं पर एक अध्ययन, हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय। फोर्थ है हड़प्पा काल के जीवाश्म। तो 84 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय प्राथमिक स्रोत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 85, एक आंकलन कार्य में छात्रों को पृथ्वी के अक्षांशों और उष्मा क्षेत्रों को दर्शाने वाला चित्र बनाने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 86 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी का अक्ष यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 87 है यहाँ पर। श्री दलजीत ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण पर अपने छात्रों से शोध करने और संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा। उसके बाद वे प्रस्तुत किए गए कार्य का उपयोग अध्ययन के रूप में मूल्यांकन के लिए करना चाहते हैं। उनके लिए छात्रों से पूछने के लिए प्रासंगिक प्रश्न कौन सा होगा? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन थर्ड, जब आपने निर्णय किया कि किस कारण के बारे में लिखना है तो आपकी विचार प्रक्रिया क्या थी? ऑप्शन थर्ड विकल्प सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 88 है। शैक्षिक उद्देश्य आर्द्रता वाले 2 शहरों में अपनी समझ दर्शाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन इस उद्देश्य का परीक्षण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सेकेंड, नम मौसम में कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? क्वेश्चन नंबर 89 है यहाँ पे। प्राचीन गुफा चित्रों पर एक कक्षा में चर्चा इस प्रकार थी। काव्या सिद्धांत बताते हैं कि आदिमानव शिकार के लिए बाहर जाने से पहले गुफा की दीवारों पर रिवाज के रूप में चित्र बनाते थे। राहुल नहीं, यह उनके मनोरंजन का एक रूप भी हो सकता था।
शिक्षक श्री कुमार इस चर्चा का उपयोग इतिहास से संबंधित सोच विचार कौशल का परिचय देने के अवसर के रूप में करना चाहते थे। निम्नलिखित में से किस कौशल का परिचय वह सबसे बेहतर रूप से दे सकते हैं? तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4, साक्ष्यों का मूल्यांकन। प्राचीन गुफा चित्रों के संदर्भ में काव्या और राहुल के अलग अलग विचार उनके अपने दृष्टिकोण द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित हैं। ऑप्शन 4 सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है। छात्रों ने हाल ही में सीखा है कि बराबरी और न्याय कैसे अलग नहीं किए जा सकते और उन्हें भारत में इनके उदाहरणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। विकल्प में 4 छात्रों के उत्तर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र सबसे अधिक वैचारिक समझ दिखाता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कारखाने के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन। सेकेंड है सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण। थर्ड ऑप्शन है सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। फोर्थ धर्मार्थ संगठनों के लिए कर में छूट। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण, इसका राइट जवाब हो जाएगा। बराबरी और न्याय अलग नहीं किए जा सकते, इसके लिए सूचीबद्ध किए गए उदाहरणों में सर्वाधिक वैचारिक समझ के रूप में सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण इसका सही जवाब बनेगा। दोस्तों ये रहे सीटेट एसएसटी के 60 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।